नमस्कार दोस्तों, मैं के एम सैनी, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। ई लेक्चर की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अभी तक अपन ने बात की थी मेटल फॉर्मिंग के क्लासिफिकेशंस की। तो उसके क्लासिफिकेशंस में अपन ने बात की थी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं उनको डिफॉर्मेशन के आधार पे तीन भागों में बांट सकते हैं। बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, दूसरा है सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, तीसरा है पाउडर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। और उनके वर्किंग टेम्परेचर के आधार पे अपन ने उनको क्लासिफाई किया था हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो अपने आगे काम में आती है या इनमें बार बार रिपीट हुई है, तो एक बार उनको डिफाइन कर लेते हैं। उन टर्म्स को अपने एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा था वो था स्ट्रेन हार्डनिंग। तो स्ट्रेन हार्डनिंग को वर्क हार्डनिंग भी बोलते हैं और कोल्ड वर्किंग भी बोलते हैं। तो इसे वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो जो मेटल जो का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है या कोल्ड वर्किंग जब उस पर की जाती है तो उसके जो क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं और उस वजह से उनके जो बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। उस वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो जाती है उसकी वजह से मटेरियल हार्ड हो जाता है। तो उस चीज़ को स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। Work hardening, also known as strain hardening or cold working, is the strengthening of metal by plastic deformation. This strengthening occurs because of dislocation moment and dislocation generation within the crystal structure of the material. तो इससे क्या मटेरियल की स्ट्रेंथनिंग की जाती है और वो स्ट्रेंथनिंग कैसे होती है, जो मटेरियल के जो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो डिसलोकेशन की जो होती है उनके मूवमेंट से या उनके जनरेशन से उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। फिर है रिकवरी। रिकवरी इज ए प्रोसेस बाय विच डिफॉर्म्ड ग्रेन्स कैन रिपेयर देयर स्टोर एनर्जी बाय द रिमूवल और रीअरेंजमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रिकवरी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रेन पहले से डिफॉर्म्ड है वो अपनी एनर्जी को, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको रिड्यूस कर सकता है या रिमूव कर सकता है, कि जो उसमें जो डिफेक्ट्स हैं उसका रीअरेंजमेंट करके अपने जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें वो उसको रीअरेंज करके वो स्टोर जो एनर्जी है उसको रिलीव कर सकता है। अब जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो प्राइमरी डिसलोकेशंस होती हैं, और ये डिसलोकेशन जो आती हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण ही आती हैं, तो इसकी वजह से उसकी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और रिकवरी क्या करती है कि जो डिसलोकेशन डेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है, क्योंकि वो उसको वाइप आउट करती है या रिमूव करती है। रिकवरी में वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो रीअरेंज होके वो डिसलोकेशन को मूवमेंट कर देता है, जिससे उसकी डिसलोकेशन की डेंसिटी कम हो जाती है। ड्यू टू रिकवरी ए रिडक्शन इन मटेरियल स्ट्रेंथ एंड साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डक्टिलिटी। जब मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रिकवर करता है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है और उसकी डक्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो रिकवरी के कारण जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है और उसकी डक्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फिर है रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ। रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि डिफॉर्म्ड ग्रेन जो हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर जो हैं वो नए जो डिफेक्ट फ्री स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिप्लेस होते जाते हैं और वो एक के बाद एक के बाद एक बनते जाते हैं और कंप्लीटली जब तक कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नए ग्रेन से नहीं बन जाता तो वो प्रोसेस जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है मटेरियल की उसमें कमी आती है और उसकी हार्डनेस में भी कमी आती है और उसकी जो डक्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पुराने जो डिफेक्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो
उनको रिमूव करते हुए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कंप्लीट जो स्ट्रक्चर्स है उसमें नए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और ये जो कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ तो कम होती है और उसकी डक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो इसीलिए तो हम कोल्ड वर्किंग के बाद में जो उसको डिस्टॉर्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिक्रिस्टलाइजेशन करने के लिए उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी डक्टिलिटी इम्प्रूव हो जाए और उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम होके फर्दर वर्क के लिए वो तैयार हो जाए। ग्रेन ग्रोथ है कि जो न्यू ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है उनकी जो ग्रेन साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए और मटेरियल जो है वो हाई टेम्परेचर पे वो एक क्रिस्टलाइन ग्रोथ कर ले। और ग्रेन ग्रोथ कब होती है? जब रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद में ये जो ग्रेन ग्रोथ शुरू होती है। और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है क्रिस्टल में उसको फिर फर्दर कैसे रिड्यूस किया जाए, तो वो ग्रेन बाउंड्रीज हैं वो पुश करती जाती हैं और वो ग्रेन की साइज़ बढ़ती जाती है और एनर्जी रिलीज होती जाती है और वो जो प्रोसेस है वो ग्रेन ग्रोथ कहलाता है। और जब ये ग्रेन ग्रोथ होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले रिकवरी होगी, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, फिर ग्रेन ग्रोथ होगी। अब इस फिगर में आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं और इन रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ का जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले रिकवरी आता है कि जो ग्रेन्स हैं, डिफेक्टेड ग्रेन्स हैं, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू करते हैं। फिर फर्दर अपने उसको एनर्जी देते हैं और उसमें जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है और उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन में न्यू ग्रेन फॉर्मेशन शुरू होते हैं। और फर्दर टेम्परेचर और एनर्जी अवेलेबल है तो वो जो न्यू फॉर्मेशन जो है ग्रेन्स, जो नए जो ग्रेन्स बने वो ग्रेन्स ग्रोथ करते हैं और वो ग्रोथ करके अपना स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं और अपनी साइज़ बढ़ाते रहते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो ग्रेन साइज़, ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन में छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते फिर धीरे धीरे वो कंबाइन होते होते बड़े रिफाइंड ग्रेन ग्रोथ के बाद में लार्जर ग्रेन्स में बन जाते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो हैं रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन के द्वारा ये मिनिमाइज हो जाते हैं या दूर कर दिए जाते हैं। और हार्डनेस क्या है कि रिकवरी वाले प्रोसेस में तो हार्डनेस लगभग सेम सी रहती है, कांस्टेंट चलती है, लेकिन जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है हार्डनेस में डिक्रीज शुरू हो जाता है। और सेम यही प्रोसेस स्ट्रेंथ के साथ में होता है कि जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन शुरू होता है जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होना शुरू होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। और डक्टिलिटी जो है वो रिकवरी के साथ में इम्प्रूव होती है और रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ के बाद में अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है और इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन अपने प्राप्त करना है, जो पार्ट है या जो मटेरियल है उसमें स्पेशल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको इन्हेंस या डिक्रीज करना है, उसके लिए अपने ये रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ प्रोसेस को यूज लेते हैं और ये ही हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। हीट ट्रीटमेंट में ये तीनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं वन बाय वन, तो जो कंट्रोल्ड वे में चलते हैं कि अपने को कौन सी प्रॉपर्टी इम्प्रूव करनी है और कौन सी को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस और जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है उनमें अंतर। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चंस। तो अपने जो दोनों प्रोसेस हैं उनको पैरामीटर वाइज अपने इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग टेम्परेचर क्या है इसमें। तो हॉट वर्किंग में वर्किंग टेम्परेचर है वो अबोव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रखा जाता है और कोल्ड वर्किंग में ये जो टेम्परेचर है वर्किंग टेम्परेचर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रखा जाता है। दूसरा है मटेरियल हैंडलिंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व।
तो हॉट वर्किंग में क्या, हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होने की वजह से मटेरियल हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होती है, जबकि कोल्ड वर्किंग में कंपैरेटिवली इजी होती है क्योंकि उसमें हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तीसरा जो है वो एडिशनल मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो हॉट वर्किंग में आपको एडिशनल अरेंजमेंट करने होंगे हीटिंग के और मटेरियल हैंडलिंग के लिए, जो कि कोल्ड वर्किंग में अपने को नहीं करने, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में जनरली इन मशीनरी और एडिशनल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट जो है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस जो है उसमें जो एडिशनल मशीनरी और प्रोसेस ऑटोमेशन अपने कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है और अपने को ज़्यादा फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कोल्ड वर्किंग में कंपैरेटिवली कम फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट होता है हॉट वर्किंग की तुलना में। नेक्स्ट जो है लेस पावर रिक्वायर्ड फॉर सेम मटेरियल प्रोसेसिंग। हॉट वर्किंग में क्या है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर उसको गर्म करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाने की वजह से उसके यील्ड स्ट्रेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए कम फोर्सेस या कम पावर रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में उतना ही अमाउंट मटेरियल का डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे उसकी स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उसकी पावर रिक्वायरमेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स और पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं कंपेरेटिवली। सरफेस फिनिश इज पुअर ड्यू टू ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। उच्च तापमान पर जो ऑक्साइड लेयर्स बनती हैं उस वजह से हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी नहीं आती है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश अच्छी आती है और वर्क हार्डनिंग की वजह से जो वैकेंसीज और डिसलोकेशन मोमेंट है वो हो जाने की वजह से उसकी सरफेस फिनिश अच्छी होती है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि हॉट वर्किंग प्रोसेस जो है उसमें क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन होता है, मटेरियल लॉस्ट होता है। लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस मेंटेन करना ईजियर है, क्योंकि इसमें मटेरियल लॉस नहीं होता ऑक्साइड की लेयर के रूप में। हॉट वर्किंग कॉस्ट में जो एडिशनल मशीनरी है, हीटिंग अरेंजमेंट्स है, ऑटोमेशन है मटेरियल हैंडलिंग का, उस वजह से उसकी इनिशियल कॉस्ट हाई हो जाती है। और इनिशियल कॉस्ट जो कोल्ड वर्किंग की है कंपैरेटिवली लो होती है, क्योंकि उसमें एडिशनल मशीनरी और प्लांट स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है कि हॉट वर्किंग का एडवांटेज ये होता है कि इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ हो जाने की वजह से उसमें इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस नहीं रहते, जिस वजह से कि उनकी फर्दर हीट ट्रीटमेंट की नेसेसरी नहीं होता है या फर्दर हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो कोल्ड वर्किंग के बाद में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं, वर्क हार्डनिंग होती है, तो उसमें इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस होते हैं। तो उन इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए या रिलीव करने के लिए फर्दर हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हॉट वर्किंग में नए क्रिस्टल्स बनते हैं और ग्रेन ग्रोथ के कारण नए क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेकिन कोल्ड वर्किंग में क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में जो वर्क टेम्परेचर होता है वो बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे रिकवरी का अमाउंट भी बहुत कम होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन तो होता ही नहीं है, और रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता तो ग्रेन ग्रोथ भी नहीं होती है, तो इस वजह से उसमें नए क्रिस्टल नहीं बनते हैं। हॉट वर्किंग के कारण से जो है उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में रिवर्स होता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और उसकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट जो है
कि हॉट वर्किंग में साइज लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेसेस हैं हायर टेम्परेचर पे वो कम हो जाते हैं, उस वजह से बल्क डिफॉर्मेशन करना ईजियर हो जाता है। तो यहाँ पे साइज़ लिमिट नहीं होती है, लेकिन कोल्ड वर्किंग में साइज़ लिमिट होती है, क्योंकि ज़्यादा डिफॉर्मेशन करने के लिए ज़्यादा फोर्स या लोड की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा लोड रिक्वायर्ड होगी तो मशीन की साइज़ बढ़ती जाएगी, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ साइज़ की लिमिटेशंस होती हैं कोल्ड वर्किंग में। नेक्स्ट जो है कि हॉट वर्किंग में साइज़ लिमिट नहीं होने और इसका प्रोसेस ऑटोमेशन होने की वजह से हाई प्रोडक्शन रेट्स इसमें ली जा सकती हैं। कोल्ड वर्किंग में कंपैरेटिवली लो प्रोडक्शन रेट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ साइज लिमिट्स होती है और फोर्स भी लिमिटेड होता है। अब कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं अपने, कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, जिस कारण से आजकल ये प्रोसेस बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो है हाई प्रोडक्टिविटी, कि दूसरे जो मेटल वर्किंग प्रोसेस या टेक्निक्स हैं उनके मुकाबले इनकी हाई प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि इसमें मटेरियल लॉस नहीं होता चिप्स की फॉर्म में, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ शेप्स जो हैं वो अपने बना सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड, लार्ज वैरायटी ऑफ शेप दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब वो शेप्स कैसी भी हो सकती हैं, रेल्स भी हो सकती हैं, बीम्स भी हो सकती हैं, राउंड, स्क्वायर, सीट, स्ट्रिप, पाइप, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, गियर, हुक्स। तो इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल सेक्शंस भी बना सकते हैं, और फाइनल यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ शेप्स और प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है, इस वजह से ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में अपने गुड सरफेस फिनिश प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में अपने करते हैं, और हाई डायमेंशनल टॉलरेंस या एक्यूरेसी भी अचीव कर सकते हैं। और हॉट वर्किंग के द्वारा अपने उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ में जो आइटम बनाना वो भी मेटल फॉर्मिंग के द्वारा पॉसिबल है। और पाउडर मेटल फॉर्मिंग में भी अपने कंपोजिशन अल्टर करके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ में प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज है। और जैसा कि अपन ने इसमें देखा कि इसमें किसी प्रकार का मटेरियल लॉस्ट नहीं होता चिप्स की फॉर्म में, तो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है। तो अदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनकी तुलना में ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ मटेरियल लॉस मिनिमम है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके आधार पे अपन ने ये लेक्चर तैयार किया है। तो आप भी इन रेफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।